नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ जनरल स्टडी में। हम लोग जीएस हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। जीएस हिस्ट्री के जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उसको मैं कुछ वाइट बोर्ड पे राइट डाउन किया हुआ हूँ। इस क्रम में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो प्री कम मेंस के हिसाब से अध्ययन करेंगे, जो कि हमको प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो भी निकल के सामने हैं और मेंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले है तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में उत्तमासांत द्वीप का चक्कर काटते हुए एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। वहाँ के राजा थे राजा जमूरी, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब जो कालीकट का बंदरगाह था वहाँ पे पहले से अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे अपना, वो नाराज़ हो गए इसलिए क्योंकि राजा जमूरिन वास्को डी गामा को व्यापार करने की अनुमति दे दिए थे। तो वो अरब व्यापारी नाराज़ हो गए थे, इसलिए वास्को डी गामा वहाँ से मसाले लेके फिर अपने स्वदेश लौट गया। जो मसाले वास्को डी गामा कालीकट से लेके गया तो वो पुर्तगाल में 60 गुने दाम पे बिका। यानी अगर 1 रुपये का मसाला था तो वो 60 रुपये में जाके वहाँ पे ये जो लाभ था वो पुर्तगालियों को आकर्षित कर रहे थे भारत आने के लिए। और इसके बाद से कई पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आए, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर डच 1605 ईस्वी में इनका सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया था। उसके बाद से इनका नियंत्रण इनके सरकार के हाथ में था। जो भी काम करते थे वो सरकार सबसे पहले इनको बताते थे, वो इसके बाद से डच कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करती थी। तो डच कंपनी ज़्यादा राइज नहीं कर पाई और 1759 में एक युद्ध होता है अंग्रेज़ों से, जिसको बेदरा का युद्ध बोलते हैं। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया था और यहाँ से डचों का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। ये बेदरा का युद्ध था, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, या मेल कराने के लिए दे दिया था, मैचिंग करने के लिए कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद से अंग्रेज आते हैं, इसके बाद से अंग्रेज आते हैं 1599 ईस्वी में। एक कंपनी का कुछ व्यापारी मिलकर एक कंपनी का गठन करते हैं जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। बाद में इसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग पढ़ते हैं। बाद में इसी का नाम चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। ब्रिटेन की जो महारानी थी रानी एलिजाबेथ, उनके द्वारा एक चार्टर जारी किया जाता है 1600 ईस्वी में, जिससे कि रॉयल चार्टर बोलते हैं उसको। वो इनको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। और उसके बाद से 1609 ईस्वी में वहाँ के राजा ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो जेम्स प्रथम, जो कि अनिश्चितकालीन एकाधिकार दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। फिर इसके बाद से फ्रांसीसी है। ये हम एक केवल सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद से हम जब टॉपिक उठाएंगे तो सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर जो एक मेन टॉपिक आता है प्लासी का युद्ध, ये हमेशा प्रीलिम्स एग्जाम में या मेंस हो उसमें हमेशा पूछ लिए जाते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ये युद्ध जो है अंग्रेज़ों ने छल कपट से जीता था। प्लासी का युद्ध होने से पहले नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफ़र और उनके कई, जैसे एक दीवान थे राय दुर्लभ, वो लोग पहले से मतलब युद्ध में भाग नहीं लेने का प्रण ले चुके थे। युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ और नवाब सिराजुद्दौला की आधी सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसके कारण, परिणाम और महत्व पर चर्चा करेंगे। प्लासी का युद्ध, उसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद नवाब सिराजुद्दौला के हटने के बाद मीर जाफ़र को जो है नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम से झगड़ा होने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को भी नवाब के पद से हटा दिया। उसके बाद से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने एक ब्रिगेड बनाया, जो कि बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध, जैसा कि हमने बताया कि बक्सर के युद्ध का अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये होता है। उसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट साउथ में हम लोग वो देखते हैं जो जहाँ की हैदर अली का शासन था। अंग्रेज़ों का आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। उसके बाद से
1767-69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 80 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 और 92 के बीच, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1799 ईस्वी में होता है। इन चारों युद्धों की जो संधियाँ होती हैं वो हमेशा प्रीलिम्स एग्जाम में मैचिंग करने के लिए दे देता है, तो अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके जो जितने भी युद्ध हुए जो इनकी इंपॉर्टेंस है उनको देखेंगे, फिर आंग्ल मराठा युद्ध पे आ जाएंगे हम लोग। क्रमशः एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इतिहास जो कि हमेशा लोग बताते हैं कि इतिहास जो है मतलब याद नहीं होता है सही तरीके से, लेकिन हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद से हम लोग आएंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पे, जो कि आधुनिक भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें सबसे पहला आपको बता दें कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं जो कि हमने इस पर राइट डाउन नहीं किया है, वो हम लोग अलग से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इस पर जगह ना होने के कारण हमने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को जब एक डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग पढ़ेंगे तो ऑप्शनल की हमारी तैयारी भी होती रहेगी। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जीएस के प्री कम मेंस के रूप में पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स का भी जो फैक्ट्स यहाँ से निकल के आए उसको भी हम लोग राइट डाउन करेंगे। उसके बाद से मेंस की भी जो चीज़ें होंगी उसको भी हम लोग राइट डाउन करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। ब्रह्म समाज के बाद से आर्य समाज पढ़ेंगे, फिर रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो, यंग बंगाल आंदोलन भी बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना की थी। फिर इसके बाद से एक टॉपिक आता है भारत में 1858 और 1935 के बीच जो संवैधानिक घटनाक्रम होता है उनका अध्ययन करना है। इसमें आपको हम बताएं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का अधिनियम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो प्रोविज़न होंगे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न उनको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। फिर एक टॉपिक हो रहा था ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की जो अनुक्रिया थी, 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और इनसे जो फैक्ट निकल के आएंगे उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर जो है इधर जो जनजाति विद्रोह, किसान आंदोलन जो भी हुए थे, 1857 की क्रांति, उसके बाद से हम लोग ये जैसे कोल विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस तरह के और भी विद्रोह जो हमेशा प्रीलिम्स के एक लेक्चर हम उस पर लेके आएंगे, जो कि सारे विद्रोह जो जनजाति विद्रोह हुए थे उनको राइट डाउन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल में उसको परफॉर्मेंस कर पाना, क्योंकि चीज़ें हमें याद रहती हैं कभी कभी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम हमेशा भूल जाते हैं इन सब चीज़ों, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं और भूलना की एक स्वाभाविक बात है, हम लोग भूल सकते हैं, कोई भी भूल सकता है। इधर आते हैं, ये देखिए औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। इसी तरह रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त देखेंगे, इनके प्रभाव की व्याख्या करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या इनका प्रभाव हुआ था, क्या नुकसान हुआ था, इनकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद से हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, यानी कि ये थोड़े टॉपिक जो हैं, कई टॉपिक इन्हीं को जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे तो ये ऑप्शनल का सिलेबस हो जाएगा, लेकिन मेंस में भी चाहे प्रीलिम्स में भी एक हम लोग को अप्रोच ऐसा रखना है कि हम लोग का मेंस तक का काम चल जाए इससे। भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, इसमें कई टॉपिक छूट गए, हमने आपसे बताया है, जो कि हम लोग टॉपिक को क्लियर करते समय सीरीज में कर लेंगे, क्रमशः एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें आ जाते हैं प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम और लक्ष्य, जो नरम दल और गरम दल होते हैं उनके। जैसे नरम दल 1885 से 1905 तक के युग को उदारवादी युग कहते हैं। इनमें जो नेता लोग थे वो फिरोज शाह मेहता, फिर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे। और भी नेता थे लोग, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लोग थे, और बिपिन चंद्र पाल जो गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद से फिर हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक की गई थी, उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, इनको भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से गांधी जी का उदय हो जाता है। गांधी जी के जो आंदोलन थे, इसमें मैंने बताया कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा अहमदाबाद मिल आंदोलन, उनके प्रथम मतलब पहले के जो आंदोलन, जो शुरुआती आंदोलन थे गांधी जी के, वो उनको भी देखेंगे। उसके बाद से रॉलेट सत्याग्रह आता है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 जो एक कानून बनाया गया था, रॉलेट कानून, उनके भी उसके विरोध में गांधी जी ये सत्याग्रह किए थे। रॉलेट सत्याग्रह के बाद से हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, फिर असहयोग,
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। फिर 1937 का फिर जो है साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। इनकी क्या कंडीशन थी उस समय की, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, ऐसे करके हम लोग सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख दिया गया जगह न होने के कारण, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय सुभाष चंद्र बोस जी और आज़ाद हिंद फौज का गठन। एक टॉपिक हमारे ये है जो कि अक्सर मेंस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। इस तरह करके हम लोग पूरी हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया सेगमेंट के इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें जो भी टॉपिक छूट गए हम आपको क्लियर कराएंगे। जो कि यहाँ पे जगह नहीं था, इसकी वजह से वो टॉपिक्स छूट गए हैं, लेकिन हम इनको क्लियर करते चलेंगे। जैसे एक क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे और सारे टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद जब भी आप मतलब टॉपिक पढ़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। उससे हमारी एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है नीचे, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे कई और क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो हिस्ट्री जब भी पढ़ें तो एक सीरीज में पढ़ें, जैसे जिससे कि हिस्ट्री आपको याद होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार पढ़ने से हमें कभी भी याद नहीं होगा। तो चाहे आप कोई भी किताब पढ़ें, जैसे कि हमको अगर कंसेप्चुअल तरीके से हिस्ट्री पढ़नी है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है बिपिन चंद्रा सर की, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हम लोग जब बार बार पढ़ेंगे तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। किताब हमेशा एक पढ़ने के बाद ही, जैसे एक किताब को हम लोग कई बार पढ़ना चाहिए। जब भी हम लोग एक किताब को लॉट ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे तब जाके हमारी एक सेगमेंट क्लियर होगा मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद से अगर फैक्चुअल तरीके से पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम इसके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट किताब है, जो कि हमको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देगी और यहाँ से हम प्रीलिम्स के लिए तैयार करेंगे। ये मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम की किताब है, जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट क्लियर कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ये एक कॉन्सेप्चुअल किताब है, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देगी, बिपिन चंद्रा सर की आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ से हम लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लियर करेंगे, जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस स्पेक्ट्रम में जो लास्ट के चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी होती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम लोग को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लियरिटी तो हमको यहाँ से हो गई है। और जो चीज़ें मतलब फैक्चुअल रूप में हमको एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि हमेशा हमको याद रखिएगा परफॉर्मेंस हमेशा एग्जाम में करना है, वो हम लोग याद करने वाली चीज़ें यहाँ से जो समरी होती है स्पेक्ट्रम की, वहाँ से क्लियर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इंट्रो वीडियो था, जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया, इतिहास कैसे पढ़ना है हमने बताया, और ये किताबें जो हमको लेके चलनी है आगे इनको। इसके बाद से हम लोग अपने पहले टॉपिक भारत में यूरोपियों का आगमन से शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।